बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं साकिब सलीम कुरैशी। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तानी कानून के हवाले से, बात होगी फैमिली लॉ के हवाले से कि पाकिस्तान का जो कानून है उसमें जो ख़ानदानी निज़ाम की जब बात की जाती है, और हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में जिस तरह मसाइल में तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है। एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि तलाक़ के रेशो में इजाफा हो रहा है, दूसरी तरफ खुला के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। फैमिली केसेस में लातादाद ऐसे मामलात हैं जिन्हें अब हम नज़र आते हैं कि ख़ानदान से निकलकर लोग अदालतों का रुख करते हैं। लेकिन अदालत में फ़ैसला शुरू होता है, कार्रवाइयाँ शुरू होती हैं, लेकिन फ़ैसले होते होते कई ताख़ीर हो जाती है। कुछ ऐसे केसेस हवाले से बात होगी और बात होगी कि आखिर फैमिली शरई अदालतों में जब जाते हैं तो शरई कोर्ट क्या कहता है, कौन कौन से ऐसे कानून हैं जो लागू होते हैं और किस तरह इंसाफ की वसूली आसान हो सकती है। इन सब पर बात करने के लिए आज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं फौजिया राजा। आप एडवोकेट हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, इसके अलावा आप बेशुमार केसेस और भी देख रही हैं जो फैमिली कंसर्न कोर्ट्स के हवाले से भी हैं। फौजिया, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। फौजिया, सबसे पहले तो आपसे यही बात करना चाहूँगा क्योंकि जाहिर सी बात है आप एक लॉ की तालिब इल्म हैं और आपने लॉ पढ़ा है और अब आप प्रैक्टिस कर रही हैं और मुस्तकिल तौर पर हमें आप कोर्ट्स में नज़र आती हैं जहां आप डिफेंड करती हैं अपने क्लाइंट्स को। बिलखुसूस अगर बात करूं फैमिली कोर्ट्स के हवाले से, तो पहले तो ये बताइएगा कि फैमिली कोर्ट्स की बेसिक वजह क्या है, बुनियाद क्या है इसकी, और इसमें क्या नुकसानात और क्या फ़ायदे हैं। अगर हम फैमिली केसेस की बात करें तो हम लोग ब्रादरिज़म से निकलकर कोर्ट्स में इसलिए जाते हैं क्योंकि हमारे ब्रादरिज़म पे वो सॉर्ट आउट नहीं हो रहा होता। डेट्स वाई हम कोर्ट्स की तरफ जाते हैं और कोर्ट्स में हमें डिफरेंट जो है इश्यूज़ से उन्हें फेस करना पड़ता है। सम टाइम ऐसा होता है कि केस तो हमारा इंस्टीट्यूट हो जाता है, लॉयर भी हमें कोऑपरेट कर रहा होता है, लैक ऑफ अवेयरनेस कह सकते हैं, या फिर कुछ वहाँ पर ऐसा हो जाता है कि जो डिफेंडेंट होता है वो खुद को इस सारे लीगल टर्म्स से दूर रखता है। उसकी बेसिक लॉजिक ये है कि वो बस ये चाहता है कि मैं या तो मेंटेनेंस पे ना करूं या कुछ भी, इवन दो कि वहाँ पे रिकॉन्सिलिएशन का ऑप्शन भी होता है। अगर हम डाइवोर्स की बात करें, जो डाइवोर्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं उसके बहुत ज़्यादा, अगर डोमेस्टिक इश्यूज़ पे देखें कहीं पे फीमेल कंप्रोमाइज़ नहीं कर रही, कहीं पे मेल कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे, और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें देखा है कि बच्चों का जो फ्यूचर है वो स्पॉइल हो रहा है। रिसेंटली मेरे पास एक केस है जिसका ज़ुबैर, नाजिया वर्सेस ज़ुबैर है। लास्ट 2 ईयर से वो इन प्रोसेस है, उसके सारे जितने भी हेयरिंग हो रही है, डिफेंडेंट वहाँ पे आ ही नहीं रहा, अपीयर ही नहीं हो रहा। ब्रादरिज़म पे जो जिरगा हुआ उसमें वो एनी हाउ मान गया, ठीक है मैंने सारा कुछ करना है, लेकिन कोर्ट में वो अपीयर नहीं हो रहा। अच्छा, यानी सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, आप ये कह रही हैं कि ब्रादरिज़म के ऊपर अब हमें जो फैमिली सिस्टम जो है वो अब हमें तबाही की तरफ नज़र आ रहा है और जो लोग हैं वो अपने मसाइल या मसले निपटाने के लिए कोर्ट्स पर रब्ता करते हैं। जिस केस का आपने जिक्र किया और आपने कहा यहाँ पे कि वो पिछले 1 साल से ट्रायल में है और ब्रादरिज़म पे जब फैसले की बात आई तो वो वहाँ पे राज़ी हो गया, जो भी आपका क्लाइंट था, आपका अगेंस्ट जो पार्टी है, उसके बाद वो कोर्ट में अब पेश नहीं हो रहा। तो अब अगर वो कोर्ट में पेश नहीं हो रहा तो आपकी जो क्लाइंट है उसका क्या केस का स्टेटस है, और फिर इस तरह के केसेस कितने तवील हो जाते हैं कि जब इंसाफ मिल ही नहीं सकता, चाहे सामने वाली पार्टी ना आए, तो फिर अदालत क्या करती है? अगर सामने वाली पार्टी नहीं आती है तो फिर केस डिक्री हो जाता है कि आपके फेवर में दे दिया जाएगा। अगर कंटिन्यूसली जो पार्टी है वो नहीं आ रही है, वो अपना डिफेंड चाहती नहीं, वो चाहती नहीं है कि मेरे फेवर में हो, क्योंकि कोर्ट में कॉल करने का ये पर्पस है कि दोनों पार्टीज़ को आमने सामने रखा जाए, दोनों पार्टीज़ के जो फैक्ट्स हैं उनको सुना जाए कि जो डिफेंडेंट है वो अपने फेवर में क्या चाहता है और जो प्लेंटिफ है वो क्या चाहता है। अगर वो आई नहीं, इट मीन्स कि वो उसने जो किया वो उस पर एग्री है कि बस ठीक है मेरे साथ यही होना चाहिए, मैं इसके लिए एग्री, मैं एडमिट करता हूँ। ठीक है, अब जैसे आपने कहा कि प्लेंटिफ और आपने डिफेंडेंट की बात भी की है, जिस केस का आपने तस्करा किया है, ज़ाहिर आप केस को बड़े टाइम से देख रही हैं और उसको परसू कर रही हैं। अब इस सूरत हाल में कितना टाइम आपको लगता है कि मुतवक्का तौर पर अदालत कितनी दफ़ा किसी मुल्ज़िम को या जो भी डिफेंडेंट है या जो भी प्लेंटिफ, जो भी आपकी लैंग्वेज होती है, उसको नोटिस करती है? कितने नोटिस पर वो आ सकता है, कितने नोटिस पर वो नहीं आ सकता या आ सकती? अगर नहीं आ सकती तो डिग्री होने में कितना टाइम लगता है, डिग्री के फ़ायदा क्या होगा? ठीक है, बेसिकली अगर डिफेंडेंट को नोटिफिकेशन जा रहे हैं, लीगल नोटिस जा रहे हैं, समन जा रहे हैं, समन जो है वो इनिशियल स्टेज है, ठीक है, कि आप कोर्ट उसको कॉल करती है, उसको अगर अवॉइड करता है, नहीं आते हैं तो फिर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है कि उसमें अगर नहीं आते, फैमिली केसेस इतने ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होते, वो शॉर्टली उनको डिसाइड हो जाते हैं। लेकिन अगर डिफेंडेंट आ ही नहीं रहा, उसको बार बार मौका दिया जा रहा है कि वो आए, अपने आप को डिफेंड करे, लेकिन वो नहीं आ रहा, तो फिर केस जो है वो उसके फेवर में, प्लेंटिफ के फेवर में हो जाएगा।
कि यूजली ऐसे ही होता है कि दोनों पार्टी आमने सामने आ जाती हैं। इन केस अगर डाइवोर्स केस है तो उनको रिकॉन्सिलिएशन का टाइम दिया जाता है कि एनी हाउ अगर आपके बच्चे हैं, आप बच्चों के लिए कुछ सोच रहे हैं, उनका फ्यूचर स्पॉइल हो जाएगा आपकी सेपरेशन से, इस तरह के सारे उनको इश्यूज से जो है वो आगाह किया जाता है। लेकिन फिर भी अगर वो नहीं करते तो देन ये है कि उनको सेपरेशन और उनकी दोनों की कॉन्सेंट से जो है वो डिग्री की जाती है कि अगर हस्बैंड भी नहीं रहना चाहता और वाइफ भी नहीं रहना चाहती। चलिए, ये तो एक मामला है कि जब हस्बैंड और वाइफ दोनों साथ नहीं रहना चाहते, फैमिली डिसाइड कर चुकी है, जैसे आपने रिकॉन्सिलिएशन का भी कहा कि पॉसिबल नहीं है, तो फिर एग्जैक्टली डिग्री हो जाएगी। यहाँ थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगा, जो लोग आपको देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम भी ये चाहते हैं कि वो फ़ायदा उठा सकें, कवानीन बहुत से बने हुए हैं। अब अगर जब हम फैमिली लॉस की बात करते हैं, आपने जैसे डाइवोर्स की बात की, खुला की बात की, आपने मेंटेनेंस की बात की है, हमारे यहाँ बहुत सी बच्चियों की शादियाँ हो जाती हैं, बड़ी कम उम्र में शादियाँ हो जाती हैं, उन्हें फिर अपना घर संभालने में टाइम लगता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब इस तरह के मसाइल पैदा होते हैं तो फिर वो कोर्ट आने से घबराते भी हैं। आखिर जो बच्चियाँ हैं या जो हमारी बहनें हैं, जो बेटियाँ जिनकी शादियाँ होती हैं, तो कवानीन में ऐसी कौन कौन सी रास्ते मौजूद हैं कि जब वो अपने हक के लिए अदालत में आ सकती हैं, और ठीक इसी तरह मर्दों के लिए कौन सा ऐसा कवानीन है, ज़ाहिर कवानीन तो एक जैसे ही हो सकते हैं कि जिससे मर्द अपनी फैमिली को सिक्योर कर सकता है। फैमिली को सिक्योर करना, अगर वो कोर्ट में आ जाते हैं तो डेफिनेटली हमारा जो यहाँ का सिस्टम है उसमें सबसे पहले इनिशियल स्टेज हम यही करते हैं कि हम अपने ब्रादरीज़म को वहाँ पे जिरगा सिस्टम को लेकर आते हैं। इनिशियल स्टेज हमारा यही होता है कि भाई जिरगा हो गया और जो कोर्ट में जो है वो एक्सेप्टेबल है। अगर वहाँ पे नहीं होता फिर हम कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट में इश्यूज़ इस तरह से आते हैं जहाँ पे हमारा पैचअप नहीं हो सकता, हमारा ब्रादरीज़म पे पैचअप नहीं हो सकता, फिर हम कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट में जाकर कोर्ट में इतना टाइम टेकिंग फैमिली केसेस इसलिए नहीं होते क्योंकि या तो फैमिली में जो फीमेल हैं वो चाहती है मेंटेनेंस का केस करेंगे, मुझे मेंटेनेंस चाहिए, मुझे चाइल्ड कस्टडी चाहिए, मुझे ये मतलब ये कुछ स्पेसिफिक टर्म्स होती हैं, ये चाहिए होती हैं। इसमें अगर तो डिफेंडेंट अपीयर हो जाता है, उसके भी आर्गूमेंट्स होते हैं कि भाई मैं अपनी फैमिली को अपनी वाइफ से ज़्यादा बेटर जो है लाइफ दे सकता हूँ या इसके प्रॉब्लम्स को ईजीली सॉर्ट आउट कर सकता हूँ। सम टाइम ऐसा होता है जो लेडीज़ होती हैं, वो वर्किंग लेडीज़ होती हैं, वो अपने बच्चों को ऐसे टाइम नहीं दे सकती, तो इस सिचुएशन में जो है वो मेल को जो है कस्टडी दे दी जाती है, या मेल अगर प्रॉपर नहीं कर सकता तो फीमेल पे। लेकिन स्पेसिफिक एक एज है 7 ईयर्स तक जो है, या फिर जो लेते हैं बच्चे वो जो है वो अपनी मदर के पास ही रहते हैं। अच्छा, लेकिन जैसे बहुत से केसेस में हमने ये भी देखा है कि अदालत ने जो फैसला कर दिया सो हो गया, और अदालत के फैसले के बाद फिर कुछ टाइम के बाद या तो जो प्लेंटिव है या जो डिफेंडर है वो दोनों ही एक दूसरे पे जो मुआहिदा अदालत की तरफ से फैसला होता है उस पर अमल पैरा नहीं हो सकते। तो उस सूरत में फिर अदालत की तरफ दोबारा रिज्यू किया जाता है या फिर अदालत क्या एक्शन लेती है? उस सूरत में अगर फीमेल केस कर रही है तो फिर क्या होगा? इन केस अगर यहाँ पे एग्जांपल सेट करते हैं कि अगर लाइक चाइल्ड कस्टडी की बात हो रही है, कोर्ट ने ये कर दिया कि ये बच्चे जो हैं मदर के पास रहेंगे और इतना विजिट्स होंगे, इसके फादर के साथ इतना टाइम मिल सकते हैं इतना। अगर फादर वो उसको लाइक ले लेता है या कुछ इस तरह से लेता है तो उसके अगेंस्ट प्रॉपर जो है वो लीगल एक्शन लिए जाएंगे कि जब कोर्ट ने ये ऑर्डर कर दिया है कि बच्चों की कस्टडी मदर के पास रहेगी या इवन दो फादर के पास रहेगी, तो मदर उसके अगेंस्ट क्यों जा रही है। ठीक है। अच्छा, मैं अभी कुछ टाइम पहले कुछ स्टोरीज देख भी रहा था, और कुछ क्योंकि ज़ाहिर सी बात आप कोर्ट रिपोर्टिंग्स करती हैं और कोर्ट में आप रहती हैं, आप सारे केसेस भी करती हैं। आपने शुरू में जिस केस का जिक्र किया और प्रोग्राम से पहले मेरी आपसे बात भी हो रही थी, आपने बताया कि जैसे वो खातून डायलिसिस के ऊपर हैं जिनका ये केस है, जो प्लेंटिफ हैं, लेकिन अब क्योंकि डिफेंडर सामने नहीं आ रहा है और नोटिस हो चुके हैं, 1 साल का ज़ायद अरसा पहले आपने बताया कि ऑलमोस्ट हो चुका है, और आपने तकरीबन हर फोरम के ऊपर जब कोशिश करती हैं कि इस तरह के केसेस को हाईलाइट किया जाए ताकि जो देखने वाले हैं और जो करने वाले उन्हें पता चल सके कानून क्या कहता है। तो ऐसे मामले में जब 1 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है, खातून जो है खुद डायलिसिस के ऊपर मेंटेनेंस का केस उन्होंने किया हुआ है, तो आपको नहीं लगता कि अगर मज़ीद ताख़ीर हुई, जिस तरह डायलिसिस के ऊपर है, जो मेंटेनेंस नहीं भी मिल पा रही है, तो कानून इस जगह पे कितना और वेट करेगा कि जो प्लेंटिफ है उसके हक़ में फ़ैसला आ जाए या जो डिफेंडर है वो अपने आप को मज़ीद आके डिफेंड कर सके? एक्चुअली इस केस में जो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया, उसमें डिफेंडेंट प्रॉपर उनने एग्रीमेंट किया है, ब्रादरीज़म पे उनका जिरगा हुआ है, वहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई हम ये जो इसके मेडिकल के एक्सपेंसेस हैं और सब मेंटेनेंस वो हम पे आउट करेंगे, उन्हें ये वहाँ पे हो गया। लेकिन उसके बाद जो वो कोर्ट की हेयरिंग पे नहीं आ रहा, अब यहाँ पे कोर्ट जो है नोटिफिकेशन दे रही है कि अगर वो आता है अपने आप को डिफेंड करता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो देखिए इम्प्लीमेंटेशन जो है वो प्रॉपर होती है। कोई भी इनिशियल स्टेज अगर समन किया जाता है, नहीं आता है, फिर उसको लीगल नोटिस, फिर वारंट, फिर ये सारा कुछ जो है ये प्रोसीडिंग में होता है। अगर कोई इसे फुलफिल नहीं करता तो उसके लिए पनिशमेंट्स भी हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊंगा और थोड़ी सी बात करेंगे
यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जैसे सोसाइटी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, फैलती जा रही है, और अभी हमने गुज़श्ता कुछ अर्से पहले सोशल मीडिया के ऊपर कुछ बाउंडिंग्स भी देखी हैं। बिलखुसूस पीटीए की जब हम बात करते हैं, और हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ टिकटॉकर्स के हवाले से जो केसेस आपने देखे, लाहौर का केस आपने देखा, इतना बड़ा केस हुआ आमना बेग के साथ, आयशा बेग के साथ, माज़रत के साथ, कि आयशा बेग के साथ लाहौर में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद हमने देखा कि सोशल मीडिया पर कोहराम बरपा हुआ और FIR दर्ज हुई, मामलात हुए, लेकिन कानून यहाँ पे हमें खामोश नज़र आया, ठीक उसी तरह जैसे उसको एक्टिव होना चाहिए था। FIR दर्ज हुई, मुकदमात अपनी जगह पे चलते रहे, PTE ने भी इसको बंद किया। मज़ीद ऐसे कौन से कवानीन हो सकते हैं कि जिसमें इस तरह की एक्टिविटीज़ को रोका जाए, क्योंकि उसके बाद जो कुछ सोशल मीडिया पे बर्पा हुआ, चाहे वो नेगेटिविटी के साथ हुआ जिसका फ़ायदा हमारे पड़ोसी ममालिक ने उठाया, हमारे दुश्मनों ने उठाया, तो इस सूरत में सोशल मीडिया के लिए कुछ कवानीन हैं, वो कवानीन क्या हैं और वो कवानीन कैसे इस्तेमाल किए जा सकते हैं कि इस तरह की चीज़ों को रोका जा सके। अगर बात करें हम सोशल मीडिया की, तो वहाँ पे बहुत सारी वल्गर एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है। और आयशा इकराम की भी अगर हम बात करें तो कुछ स्पेसिफिक कुछ एथिक्स भी हैं, लॉ बहुत जगह पे इम्प्लीमेंट होता है, बट हमारे लॉ ने हमें फ्रीडम भी दिया हुआ है बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर हम खुद ही ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाएं जिसका हमें कॉन्सिक्वेंसेज नज़र आ रहे हैं, आप बात करें लॉ की, लॉ में FIR हुई, उनके साथ जो एक्टिविटीज़ हुई वो तो वहाँ तक तो ठीक है, वो इम्प्लीमेंट भी हुआ होगा, FIR भी हुई होगी, उन्हें अरेस्ट भी किया गया होगा, लेकिन उन्होंने भी तो अपने डिफेंस में कुछ ना कुछ तो किया होगा। डेट्स वाई वहाँ पे अगर देखें, लॉ सिर्फ एक तरफ से नहीं होता, वो दोनों के लिए, प्लेंटिफ के लिए भी है, डिफेंडेंट के लिए भी है। बहुत सारी एक्सेप्शंस भी हैं जहाँ पे आप अगर जनरल रूल को देखें, जनरल रूल कुछ और कहते हैं, एक्सेप्शंस उसकी बहुत सारी होती हैं। एक आयशा इकराम के एग्जैक्टली केस का तो मैंने स्टडी नहीं किया, लेकिन जो मैंने सुना है उसके बारे में वो इतनी है कि उस पर इम्प्लीमेंट हो रहा है स्टिल। अब डिफेंडेंट को अगर मौका दिया गया होगा तो उसने भी अपने आर्गूमेंट्स किए होंगे। फौज, जैसे आपने लाहौर की आयशा इकराम की बात की और आपने तवज्जो भी मरकूज़ कराई यहाँ पर कि सोशल मीडिया पर जिस तरह वल्गैरिटी ज़्यादा फैलती जा रही हैं, ये बिल्कुल ठीक आपने कहा कि जिस तरह की वल्गैरिटीज़ होती जा रही हैं इसे रोकना हम सब की जिम्मेदारी है। कानून जैसे आपने कहा कि बहुत सी जगहों पर इम्प्लीमेंट तेज़ी से कर रहा है, कुछ जगहों पर वो अपने हिसाब से कार्रवाइयाँ आगे बढ़ाता भी जा रहा है। जब कानून की बात करते हैं तो बतौर अगर तालिब इल्म आपसे बात करूं, आपने लॉ पढ़ा है और लॉ पहले 3 साल का था, अब ज़ाहिर मज़ीद 2 साल का इजाफा होकर 5 साल की मुकम्मल डिग्री हो गई। ये जब 5 साल करके एक स्टूडेंट कोर्ट में आता है, और आप पहली दफ़ा जब कोर्ट में पेश हुई थी तो क्या माहौल था उसका, क्योंकि हम तो जिस तरह सोचते हैं और जिस तरह सुनते हैं वो हमें बड़ा डिफरेंट नज़र आ रहा होता है, लेकिन जब बतौर स्टूडेंट, एक स्टूडेंट, लॉ का स्टूडेंट जब प्रैक्टिस में पहली बार कोर्ट में आता है तो क्या प्रेशर था आपके ऊपर और क्या माहौल था वो जब आप कोर्ट में पेश हुए थे? और रादर देन जो केसेस की बात करते हैं उस पर केसेस मिलने में एक नए स्टूडेंट को कितनी परेशानी होती है? फिर अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी की, तो यूनिवर्सिटी में हम लोग पढ़ के 3 इयर्स हम कंप्लीट करके, 3 इयर्स का लॉ था, 5 इयर्स का हो गया। उसके बाद जब हम कोर्ट में आते तो कोर्ट इम्प्लीमेंटेशन जो लॉ की है वो टोटली डिफरेंट है। ठीक है। वो किस हमने कुछ पढ़ा तो एग्जैक्टली वो होता है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। और अगर केसेस की बात की जाए तो फ्रेश, जितना फ्रेश होगा, 5 इयर्स इनिशियल स्टेज हमारा फ्रेश ही कंसीडर किया जाता है, तो उसमें केसेस मिलना बहुत मुश्किल होता है। यही कहा जाता है कि फ्रेश है, इसे अभी पता नहीं होगा, एनी हाउ। और अगर कोर्ट्स के अंदर की बात करें तो कोर्ट्स में हमें स्टार्ट में बहुत ज़्यादा हम हेजिटेशन फील होती है, लेकिन मैटर करते हैं कि हमारे सीनियर भी इसमें बहुत मैटर करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। अगर वो स्टार्ट है तो वो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट साथ लेके चलते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, अब थोड़ी सी नेशनल लेवल पे बात हो जाए और मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा डिस्कस करूँ उस मौजू पर भी, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत को जब देखते हैं तो हमें बड़े बड़े केसेस इस वक्त अदालतों में नज़र आ रहे हैं, हाई कोर्ट में देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में देख रहे हैं। कभी हम देखते हैं कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा के एक्सटेंशन के हवाले से केसेस हमने देखे, परवेज़ मुशर्रफ की जो सज़ा थी उससे मुतल्लिक हमने बगावत से मुतल्लिक केसेस भी देखे कि सब अदालतों में ही जाते रहें और अदालतों का हिस्सा बनते रहें। और आप लोगों की बड़ी बड़ी तहरीकें भी चली हैं लॉ के हवाले से भी। तो जब इन तमाम चीज़ों को आप देखती हैं बतौर स्टूडेंट और अब एज ए प्रोफेशनल आप इसे देखती हैं, तो जब ये तहरीकें आती हैं, इस तरह के फैसले आते हैं, तो डिस्कस तो होता होगा अपने सीनियर्स के साथ भी। तो ज़ाहिर है दोनों तरफ दोनों तरह के लॉयर्स हैं, एक वो जो पार्टी लॉयर्स बेस हो जाते हैं, एक वो जो एक सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट के साथ हैं। सरकारी वकील वो सरकार की ज़बान पे बात करते हैं, जो प्राइवेट वकील हैं वो अपने ज़ाहिर जो अपना क्लाइंट है उसको डिफेंड करते हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि नेशनल पोजीशन को अगर देखा जाए तो नेशनल लेवल का लॉयर बनना हर किसी की ख्वाहिश होती है, हर बंदा चाहता है कि वो नेशनल लेवल की वकालत करे जाके। तो जो केसेस अदालतों में हैं
बेशक चल रहे हैं। तो मैं आपसे सिर्फ एक मुख्तसर सवाल ये करना चाहूँगा कि इस वक्त पेट्रोलियम प्राइसेस हम ये देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, और इस वक्त बैरिस्टर अजहर सिद्दीक साहब ने भी अदालत में जो है लेवी टैक्स के हवाले से केस किया हुआ है। इस पर आपका मैं मौक़िफ़ ज़रूर जानूँगा कि बतौर एक आम शहरी, बतौर लॉयर, आप क्या देखती हैं कि जब स्टेट में इस तरह के कीमतें बढ़ रही होती हैं चीज़ों की, तो जो भी एक शहरी है अगर वो अदालत में जाना चाहे तो वो किस तरह जा सकता है? अगर हम महंगाई की बात करें तो जैसे कि इमरान खान खुद बताते हैं कि अगर हमने जो लोन लिया हुआ है वो रिटर्न करेंगे, ये सब तो होगा। अगर हम प्रीवियस ईयर्स की बात करें तो हम लोगों के लिए वाकई बहुत ज़्यादा सब कुछ सस्ता था, लेकिन वहाँ पे लोन की जो रेशियो है वो बढ़ती जा रही थी। अगर इसी तरह से रहा तो फिर हमारी कंट्री तो एट द एंड ऐसा होगा कि हम किसी और कंट्री के अंडर रहेंगे, हमारे पास वो राइट्स नहीं रहेंगे। अगर हम किसी से 10 रुपये भी उधार लेते हैं तो हम एहसानमंद उसके हो जाते हैं कि भाई हम उससे लिए। तो इतना लोन लेने के बाद अभी टाइम ग्रेजुअली हम इसको जो है कवर करने की, जो गवर्नमेंट है वो कवर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन टाइम रिक्वायर्ड है। ऐसा तो नहीं है कि वो फ़ौरन से आज और सब कुछ ठीक कर दे। आप तो मुझे पीटीआई की सपोर्टर लग रही हैं। एग्जैक्टली मैं पीटीआई की सपोर्टर हूँ। चलें, लेकिन अब यहाँ पे मेरा सवाल तो आपसे ये था, चलें पीटीआई के बतौर सपोर्टर भी आपने अच्छी बात की है, लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि अगर महंगाई से तंग एक आम शहरी हुकूमत के ख़िलाफ़ जाना चाहे तो क्या तरीक़ेकार इख्तियार कर सकता है? क्योंकि चाहे वो घी की कीमतें बढ़ने की बात की जाए, चीनी की बात करती जाए, मैं कंज्यूमर राइट्स की बात कर रहा हूँ कि एक शहरी अपना कंज्यूमर राइट किस तरह इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि अभी हमने देखा कि पेट्रोलियम प्राइसेस जो बढ़ी हैं और उस लेवी टैक्स के हवाले से, जो कि पहले नवाज शरीफ साहब के दौर में तकरीबन 55% था, वो अब 7% के लगभग है, जिसे खान साहब लेकर ना, और जिसकी आपने बात भी की है। तो उसके खिलाफ अभी बैरिस्टर अजहर सिद्दीक साहब ने हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की हुई है, उस पर केस भी चल रहा है जो कि पिछले 7 महीने से पहले लगा रहा है। मेरा सवाल ये है, एक आम शहरी जो आपको सुन रहा है वो अपना कंज्यूमर राइट का इस्तेमाल इन कोर्ट कैसे कर सकता है? अगर महंगाई की बात की जाए तो महंगाई बढ़ती जा रही है। जहाँ पे एक सिटीज़न को इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं तो वहाँ पे उसके पास डिफरेंट फॉरम्स भी हैं जहाँ पे वो जा करके अपने कंप्लेंट्स को दे सकता है। एसी के पास जा सकते हैं, डीसी के पास जा सकते हैं, डिफरेंट फॉरम्स पे जा सकते हैं। वो अपनी एप्लीकेशन दे रहा है, अगर वहाँ पे उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा तो पीएम पोर्टल पे वो जाए और अपनी एप्लीकेशन दे। अगर फिर भी उसे कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा तो वो फिर अपना लॉयर करे और उसे कंसल्ट करे और नेक्स्ट फर्दर प्रोसीडिंग में वो जाए। ठीक है, नहीं फिर उसके बाद ये है कि वो फिर ऑनरेबल जज का काम है कि ऑनरेबल जज जो है वो कोई इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे या फिर वो ऑर्डर डिस्प्यूट करेंगे कि इस पर फ़ौरन काम किया जाए। तो ये प्रोटेक्शन सेल पर भी काम हो सकता है। बड़ी ज़बरदस्त आपने पॉइंट रेज़ किया, क्योंकि जाहिर सी बात है ये बेहतरीन और बड़ी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ की, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, कि वो अपने लेवल के ऊपर महंगाई को कंट्रोल करे। जैसे आपने खुद भी कहा कि मुख्तलिफ फॉरम्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे फौजिया करना चाहूँगा, क्योंकि इस वक्त हमारे ऊपर जितना लोड है केसेस के हवाले से अदालतों में, यानी एक जज के ऊपर हज़ारों की तादाद में केसेस हैं जिसका फ़ैसला भी उन्होंने करना होता है। और जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में भी कहा था कि तारीख़ पे तारीख़ पड़ती है, और जिससे एक जो एप्लीकेंट है वो परेशान हो जाता है या वो हिम्मत हार जाता है। तो ऐसे पे आप क्या कहना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी जो लोग आपके साथ भी केसेस में कंसर्न हैं या वो और तमाम लोगों के साथ भी कंसेंसस में मौजूद हैं? तो ये केसेस की ताख़ीर की जो वजूहात है, ये तो हमें पता है कि हमारे पास जजेस कम हैं और केसेस बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान में। तकरीबन 21 करोड़ की आबादी से ज़ायद ये मुल्क है, बावजूद इसके जो जजेस हैं उनकी तादाद बहुत कम है। क्या मैसेज देंगी कि हमारा जो सब्र है वो कितना होना चाहिए? क्योंकि यहाँ तो ये एग्जांपल मिलती है कि केस बच्चा जमा करवाता है और फैसला जो है वो दादे के बाद परपोता जो है वो लेने जा रहा होता है। अगर केसेस की नेचर पे भी डिपेंड करता है। अगर हम सिविल नेचर के केस है तो वो टाइम टेकिंग होते हैं। रिसेंटली इमरान खान ने भी यही कहा है कि जितने भी कोर्ट पे बर्डन है उसको कम किया जाए और केसेस का जो डिसीजन है वो फ़ौरन से नहीं, लेकिन एटलीस्ट जो टाइम रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग किया जाए। और जजेस वाकई बहुत कम है, उन पे बहुत ज़्यादा बर्डन होता है। अगर एक जज है और उसके पास 100+ केसेस हैं तो वो उन सब का डिसीजन इतना जल्दी नहीं दे सकता। टाइम टेकिंग होते हैं, लेकिन इंसाफ प्रोवाइड किया जाता है। और जो पब्लिक है, पब्लिक अगर बहुत सारे मैंने फेस किए हैं जहाँ पे वो उन्हें ऐसा लगता है कि हमने अभी केस दिया और हमें अभी ही इसका डिसीजन, वो लॉयर से ही एक्सपेक्ट कर रही होती है कि हमें यही डिसीजन सुना दे। ऐसा नहीं होता, हर केस की कुछ टाइम रिक्वायर्ड होता है, उसके कुछ स्टेजेस होते हैं, वहाँ से उसे गुजरना पड़ता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एडवोकेट फौजिया राजा हमारे साथ मौजूद थी और फौजिया ने जैसे वाज़ेह तौर पर कानून की कुछ बड़ी अहम शिकों पर बात की, जिसमें हमने आज के प्रोग्राम का मकसद करने का यही था कि हम फैमिली केसेस के हवाले से बात करें। हम देखें कि फैमिली केसेस जब अदालतों में जाते हैं तो अदालतों का रवैया क्या होता है। वकला के ऊपर इल्ज़ाम तो बार लगाए जाते हैं कि वकील शायद तारीख पर तारीख लेते हैं, लेकिन इसके नुकसानात डेफिनेटली या तो एप्लीकेंट को होते हैं या फिर जो पटिशनर फाइलर होता है उसके साथ साथ जो डिफेंडर है वो भी इसका फ़ायदा उठा रहा होता है। फौजिया ने जैसे कहा
कि आप जब अदालत में आते हैं तो आप बहुत उम्मीदें लेकर आते हैं। इन उम्मीदों के साथ ये ज़रूरी नहीं कि फ़ैसला आपके हक़ में हो या आपके ख़िलाफ़ जाए, इसके लिए एक तवील इंतज़ार है। उसकी बुनियादी वजह यही है कि हमारे पास पाकिस्तान में जो जजेज़ हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है। फौजिया ने साथ ये भी बात की कि जब कोई भी सिविलियन अगर किसी किस्म की शिकायत उसे मौजूद है, चाहे वो महंगाई के हवाले से है, क्राइम के हवाले से, तो वो अपने जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं सबसे पहले उनसे रब्ता करे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, फिर उसके बाद ऊपर जाके वो अपनी शिकायत को आगे तक ले जाया जा सका है। फौजिया ने दौरान गुफ्तगू ये भी बताया कि बतौर तालिब इल्म जब आप यूनिवर्सिटी में होते हैं तो ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी की एजुकेशन और जब प्रैक्टिस में आते हैं तो वहाँ पे बहुत कुछ ऐसे मसाइल का सामना भी करना पड़ता है जिसके लिए आपको लड़ना पड़ता है। बावजूद इसके जब केसेस आपके पास आते हैं तो तनकीद का सामना भी रहता है। प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हो जाता है, इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान के कानून, पाकिस्तान के कोर्ट्स अपने हिसाब से और अपने टाइम के मुताबिक अपनी अपनी कार्रवाइयाँ आगे बढ़ाते हुए कानूनी जो पहरा है वो लगा के रखा हुआ है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।